नमस्कार साथियों, द्रवेश क्लासेज के YouTube चैनल से मैं मुकेश सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट क्या क्या है और उनका यूज क्या है। आपको बता दूं कि चाहे आपका CBSE बोर्ड हो चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो, ये आपके लिए दोस्तों सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्वेश्चन पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक इस चैप्टर में जब आपसे इन्वर्स का सम आएगा तो वो भी पूछे जाते हैं, तो वो भी करेंगे हम। लेकिन आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट समझ लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट है ये आपको बहुत ज़्यादा आसान बना देंगी अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया। देखिए, सम करने से पहले अगर आपने प्रॉपर्टीज़ को समझा तो आपको ऑपरेशंस लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो आप कहोगे कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है। तो ये कभी कुछ का जवाब क्या है कि प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ देखिए दोस्तों क्या है आप लोगों के पास में। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको ये कहती है दोस्तों कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ द रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। क्या कह रहा है सुनिए इसकी बात, कि अगर आप डिटर्मिनेंट जो है उसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना क्या कहलाता है? ट्रांसपोज करना। यानी अगर आपके पास देखिए, अगर आपके पास में एक मैट्रिक्स A है, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे A मैट्रिक्स ले लेता हूँ कोई भी, जैसे यहाँ पे एलिमेंट ले लिए A1 A2 A3 ऐसे, फिर यहाँ ले लिए B1 B2 B3, फिर आपने एलिमेंट ले लिए C1 C2 C3। ये आपके पास में कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आपके पास में कोई मैट्रिक्स है A, ठीक है। मैट्रिक्स होता तो इस पे ये वाली क्लोज्ड ब्रैकेट होती दोस्तों, लेकिन हम जिक्र किसका कर रहे हैं? डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है दोस्तों कि इसके बाहर हम क्या कर देते हैं, ये दो वर्टिकल लाइन लगा देते हैं और ये डिटर्मिनेंट बन जाता है। यानी सेम लिखेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये तो है दोस्तों इसका बाहरी रूप जो आपको दिखाई देता है कि मेन मेजर चेंज क्या है कि अगर ये मैट्रिक्स होता तो सर आपका क्या होता? क्लोज्ड ब्रैकेट में होता। लेकिन अगर ये डिटर्मिनेंट है, ये तो मैट्रिक्स होगी हमारी। अब अगर इसके ऊपर बाहर दो वर्टिकल लाइन लगा दें, यानी ये इसका क्या हो गया दोस्तों? डिटर्मिनेंट हो गया है। इसको समझिए पहले तो आप, ठीक है। अब क्या होता है कि जो डिटर्मिनेंट है उसमें वर्टिकल लाइन होती है, ये क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं होती। अब इसमें समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर दें तो इसके डिटर्मिनेंट पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए रो और देखिए ये कह रहा है रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर दीजिए, यानी रो को आप कन्वर्ट कर दीजिए दोस्तों किसके अंदर? कॉलम के अंदर, और कॉलम फिर किसके अंदर चेंज करने के लिए बोल रहा है? रो के अंदर। तो ये कहता है इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यानी इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों? इसको अगर हम समझे तो पहले अगर आपके पास में A मैट्रिक्स है, अगर उसकी रो और कॉलम हम चेंज कर दें तो वो क्या आ जाता है? ट्रांसपोज ऑफ A। ट्रांसपोज ऑफ A, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है, इस प्रॉपर्टी को अगर हम सार समझें इसका, तो इसके पहले तो हम क्या करेंगे कि इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं दोस्तों। A का ट्रांसपोज निकालिए और उसका डिटर्मिनेंट भी लगा दीजिए। A का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? रो किस में बदल जाएगी? कॉलम में, यानी A1 A2 A3। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये पहले कॉलम में था, अब किस में चला गया है? आपका रो में चला गया है। तो इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली ये वाले सेकंड कॉलम क्या आ जाएगा? रो में बदल जाएगा B1 B2 और P3, C1 C2 और C3। ये आप लोगों ने समझ लिया दोस्तों। यानी कि जो A का डिटर्मिनेंट है, जो A का डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर होता है? आपका A के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। यानी कि अगर आप एक डिटर्मिनेंट के अंदर रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, आपस में बदल देते हैं, तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो दोस्तों एक एग्जांपल ले लीजिए। मैं एक 2x2 की, देखिए इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, आपकी बुक में इसका प्रूफ दे रखा होगा, लेकिन आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिंपली इसका क्या कर लेते हैं, कोई एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसका एग्जांपल लेने के लिए दोस्तों 3x3 की मैट्रिक्स तो बड़ी हो जाएगी, आप समझ लीजिएगा 2x2 से ही, ठीक है। अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो आप कर भी सकते हैं। देखिए अगर आपके पास में एक A मैट्रिक्स ले लेता हूं दोस्तों मैं, जैसे 2 3 1 4, ठीक है, एक मैट्रिक्स ले ली।
सॉरी ये हमने डिटर्मिनेंट ही ले लिया। अब आप इसका क्या कीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज है, अगर इसको पहले मैट्रिक्स से समझिए आप, ये आपके पास में एक मैट्रिक्स ही है, ठीक है। अब आप सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो पहला चेंज तो ये होएगा कि एंगल ब्रैकेट सॉरी क्लोज्ड ब्रैकेट बदल के आपकी किस में आ जाएगी, वर्टिकल लाइन में आ जाएगी। तो इसको आपको सोल्व करने का तरीका क्या है, 2 × 4 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 8 -3 कितना आ गया दोस्तों आपके पास में 5 आ गया। क्लियर हुआ ये। अब देखिए ये इतना कर लेने के बाद में ये कहता है इसका ट्रांसपोज भी कर दो। अब मैं यहाँ पे ए का ट्रांसपोज ले रहा हूँ, ठीक है। ए का ट्रांसपोज ले लीजिए आप। ए का ट्रांसपोज का मतलब है रो बदल जाएगी कॉलम में और कॉलम बदल जाएगा आपका रो के अंदर, यानी ये आ जाएगा आपके पास में 2 1, ये वाला कॉलम कहाँ चला गया, रो पे, ओके। ये वाला यहाँ आ जाएगा 3 4। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, कितना आता है देखिए जरा, कितना आएगा दोस्तों, 2 × 4 यानी 8 -1 × 3 यानी 3, 8 - 3 यानी 5। अब आप ध्यान से देखिए 5 और 5 दोनों क्या हैं आपके, इक्वल हैं। तो ये हमेशा होगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लिया इसलिए आया, नहीं, ये हमेशा होगा। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि ए का डिटर्मिनेंट और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम रहता है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है दोस्तों वो आपको क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ 2 रो और 2 कॉलम, या तो रो आपस में आप बदलेंगे या कॉलम को आप इंटरचेंज करेंगे, तो उनके डिटर्मिनेंट के आगे साइन चेंज हो जाएगा। देखिए इंग्लिश में भी बता देता हूँ, इफ द 2 रो और 2 कॉलम आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट आल्सो गेट चेंज्ड, यानी वो भी बदल जाता है। समझ नहीं आया होगा तो यहाँ पे देखिए ये कहता है दोस्तों आपके पास में एक मैट्रिक्स ले लीजिए आप, इसको समझने के लिए क्या कीजिए, एक मैट्रिक्स ले लीजिए आप, ठीक है। तो एक सिंपल मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं 2 × 2 की दोस्तों, इसे समझाने के लिए 1 2 4 3 ऐसे कोई एक मैट्रिक्स ले ली मैंने। अब ये कहता कि अगर आप क्या करते हो, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम को बदल लेते हो, सुनिएगा इसको, 2 रोज यानी कोई भी 2 रो को आप आपस में क्या कर लेते हो, इंटरचेंज, यानी रो टू रो चेंज करोगे, ठीक है। या दूसरा आपको पार्ट वो भी प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं, या 2 कॉलम को आप इंटरचेंज कर लेते हैं, 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज, तो होगा क्या दोस्तों, आपका जो डिटर्मिनेंट है उसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा। उम्मीद है नहीं समझ आया होगा। तो ऐसे करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, कितना आएगा आपके पास में, ए का डिटर्मिनेंट आएगा दोस्तों 1 × 3 यानी 3 -4 × 2 यानी 8, यानी आपके पास आया -5, ए का डिटर्मिनेंट आया। अब मैं एक काम करता हूं दोस्तों, अब यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स थी उस पर एक ऑपरेशन लगा देता हूं कि R1 और R2 को आपस में बदल देता हूं, R1 और R2 को क्या कर देता हूं, बदल देता हूं। तो बदलिए क्या आएगा आपके पास में, अगर आप बदलेंगे तो ये ऐसा आएगा दोस्तों, 4 3 ऊपर चला जाएगा, 1 2 कहाँ आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए कि इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, इसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा, ठीक है, वो कितना निकल के आएगा दोस्तों, इसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो निकालिए 4 × 2 यानी कि 8 -1 × 3 यानी 3, कितना आया दोस्तों आपके पास में, +5। अब आप डिफरेंस समझिएगा दोस्तों कि यहाँ पे तो आपका आया था -5, यहाँ किसका आया है, +5, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन उसका साइन बदल जाएगा, यानी माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। ऐसा ही आपका किसके साथ होता है दोस्तों, कॉलम पर बदल देने के बाद। अब आपको मैं कॉलम बता देता हूं, मान लो यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगा देता हूं, एक C1 और C2 को आपस में बदल देता हूं, इंटरचेंज कर देता हूं, तो क्या होगा आपके पास में जो मैट्रिक्स है वो क्या बदल के आ जाएगी दोस्तों, 2 3 1 4। अब आप इसका क्या कीजिए, डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, या मैं इसका सीधा ही डिटर्मिनेंट निकाल देता हूँ, मैट्रिक्स लिखने के बजाय डिटर्मिनेंट निकालिए। रो जो कॉलम है उनको बदल दिया है मैंने, 1 4 को इधर लिया है, 2 3 को उधर लेके गया। तो अब क्या आने वाला है दोस्तों, मल्टीप्लाई कीजिए इसका, 2 × 4 यानी कितना आया दोस्तों आपके पास में, 8 आ गया, ओके, -3 कितना आया दोस्तों, +5, ओके। यहाँ से अब आप इसको समझ भी लीजिए कि वहाँ क्या कह रहा था ये, कि वहाँ तो आया -5, यहाँ किसका आया, +5। ऐसा ही दोस्तों आपका किसके साथ होता है,
3x3 की मैट्रिक्स के साथ भी होता है। उसको हम थोड़ा सा डिटेल में और कर लेते हैं दोस्तों, वो आपको मैं समझा देता हूँ, वो इम्पोर्टेंट बहुत है, कई बार उसका हम यूज़ करते हैं जब सम प्रूफ कर रहे होते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अब हमें ये समझना है कि अगर रो को हम बदलते जाएं तो क्या होता जाएगा, रो को आपस में बदलते जाएं यानी रो टू रो इंटरचेंज करें तो क्या होगा। देखिए ये कहता था, प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर आपने एक रो को बदला तो एक बार साइन चेंज होगा, दो रो को बदला तो दो बार साइन चेंज होगा। इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूं दोस्तों कुछ आ रही है मेरे पास, मैंने मान लिया कि इसकी वैल्यू कुछ थीटा आ रही है, यानी कोई वैल्यू आती होगी, इसका जो भी डिटर्मिनेंट है उसको सोल्व करने पे कुछ भी वैल्यू आती है, उसको थीटा मान लिया मैंने। अब अगर क्या करता हूं दोस्तों मैं कि इसमें चेंज कर देता हूं, क्या, जैसे मान लिए कि R2 और R3 को मैंने आपस में बदल दिया, R2 और R3 को मैंने क्या कर दिया, आपस में बदल दिया, तो जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी। देखिए 1 2 3 पहली रो में कोई चेंज नहीं था, दूसरी तीसरी की जगह चली गई ये रो, और तीसरी किसकी जगह आ जाएगी, दूसरी की जगह, यानी ये वाली रो ऊपर आ जाएगी, ये वाली कहाँ आ जाएगी, आपकी नीचे आ जाएगी। ये आपने चेंज किया है तो इसको आप लिख दीजिए LMN, ऊपर चला गया, PQR। समझ में आया इतना। अब आपने जब इनको बदल दिया है ना तो ऊपर वैल्यू क्या आई थी आपके पास में, थीटा, तो इसके साथ क्या वैल्यू आएगी दोस्तों, माइनस का थीटा। क्या वैल्यू आएगी, माइनस का थीटा वैल्यू आएगी। यानी ये अगर कुछ भी वैल्यू है, मान लो इसकी वैल्यू अगर आपके पास में 50 आई होगी तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 50 आएगी। क्लियर हुआ। इसी तरह से अगर मैं इस रो को एक बार और बदल दूं, यानी अब क्या कर दूं मैं, R2 और R1 को बदल देता हूं, R1 R2 और R1 R2 और R1 को बदल देता हूं, तो क्या होएगा कि आपका जो डिटर्मिनेंट है, थर्ड में तो कोई चेंज नहीं है, तो यानी यहाँ तो PQR आपका जो था वही रहेगा, ये बदल के 1 2 3 नीचे आ जाएगा, ये LMN ऊपर चला गया। आपने ये ऑपरेशन लगाती तो होगा क्या कि ये जो ऊपर डिटर्मिनेंट आया है ना, ऊपर कितना आया था मेरे पास, माइनस का थीटा आया था, इसके बाहर एक और माइनस लग जाएगा। बात समझ में आई कि ऊपर वाले की वैल्यू कितनी है, माइनस थीटा। हमने कहा था कि एक बार रो को बदल देने से क्या होगा, उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, हमें माइनस लगाना पड़ेगा। देखिए शुरुआत में हमारे पास, शुरुआत में हमने ये वैल्यू ली थी तो इसकी एक रो को बदला हमने दूसरी रो के साथ, तो उसके आगे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे भी तो यही किया है, यहाँ पे भी तो हमने इसको चेंज किया, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो यानी ये आ जाएगा दोस्तों आपके पास में प्लस का थीटा, यानी इसकी ऊपर वाले की वैल्यू -50 है तो नीचे वाले की कितनी आ जाएगी, प्लस का 50 आ जाएगी। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि सर देखिए यहाँ से थीटा से माइनस थीटा से फिर क्या हो गया सर, ये तो प्लस थीटा हो गया, है ना। तो दोस्तों जितनी बार आप उसको चेंज करोगे, ठीक है, आप कितनी रो को बदल रहे हो, तो अगर आपके पास में मान लीजिए डिटर्मिनेंट ये वाला है, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर आपके पास में कोई थीटा है, ठीक है, अगर आप इस पे चेंज कर देते हो, मान लो n रोज को आपस में बदल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, n रो या कॉलम। अच्छा, इसको मैंने आपको रो का एग्जांपल लेके समझाया। इसी तरह से अगर मैं कॉलम भी बदलता तो दोस्तों इसी तरह से आपका क्या आता, चेंज आता। अगर मान लो मैंने n टाइम बदला है, यहाँ फर्स्ट टाइम बदला था, देखिए यहाँ बदला 1 टाइम, यहाँ बदला मैंने 2 टाइम, यहाँ कितनी बार चेंज हो गया था, 2 बार हो गया था। जो ओरिजिनल था उसमें कितनी बार चेंज कर दिया, 2 बार। ओके, अब देखिए अगर आप इसी तरह से मान लो आप, मेरे पास एक बहुत बड़ी मैट्रिक्स है, उसमें अगर मैं ऐसे बदलना चाह रहा हूँ, n टाइम अगर उसमें चेंज कर दिया तो क्या आएगा दोस्तों, जो आपका डेल्टा है वो आएगा -1 की पावर n इंटू जो भी उसकी वैल्यू है वो आएगी। अब आप कहोगे सर इसका फार्मूला वेरीफाई करके दिखाइए। अब देखिए यहाँ पे मैंने कितनी टाइम चेंज किया था, 1 टाइम चेंज किया था, तो यानी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू वो कितनी आएगी, -1 की पावर 1 इंटू थीटा, दैट इज क्या, -1 की पावर 1 क्या होता है, माइनस। तो यानी ये तो आ गया था मेरा माइनस का थीटा। ये पॉजिटिव क्यों आया दोस्तों मेरा, ये इस वजह से आया क्योंकि अगर जो आपका पास डेल्टा है, -1 की पावर कितनी लगेगी, यहाँ पे 2 लगेगी इंटू थीटा, -1 2 बार मल्टीप्लाई होएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए क्या आ जाएगा आपके पास में, थीटा। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि अगर आप कहीं पे भी जब हम यूज करेंगे R1 और R3 को बदलेंगे ना, तो वहां पे कोई भी साइन का चेंज नहीं आएगा। लेकिन R1 और R2 इस तरह से बदलेंगे, 2 कोरेस्पॉन्डिंग रोज को बदलेंगे, तो आपके पास में किस चीज का साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। ध्यान रखिएगा,
इस चीज़ों का मैं यूज़ करने वाला हूँ जब आपको इन समों के क्या करवाऊँगा, प्रूफ करवाऊँगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके कोई भी दो रो या कॉलम चेंज होते हैं तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाता है आपके पास में। अब देखिए दोस्तों, इसकी आएगी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो क्या कहती है, इफ एनी टू रो और टू कॉलम, या तो दो रो या दो कॉलम आर आइडेंटिकल यानी कि सेम हो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। इफ एनी टू रो और टू कॉलम आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वेनिसेस, यानी कि अगर आपके पास में एक डिटर्मिनेंट दे रखा है जिसमें सेम दो कॉलम है या दो रो हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। अब देखिए इसको समझते हैं हम लोग। क्या है दोस्तों कि ये कहता कि अगर आपके पास में मान लो कोई दो रोज हैं आपके एक डिटर्मिनेंट ले लीजिए, ठीक है। इसमें मैंने एक 1 2 3 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे 70 90 100 ले लिया, ओके। यहाँ ले लिया मैंने 1 2 3 फिर से। तो ये क्या कहता दोस्तों, अगर आपके पास में दो रो या दो कॉलम, देखिए यहाँ पे ये वाला रो और ये वाला रो क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल सेम होना। आइडेंटिकल का मतलब 1 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 2 है, 3 के नीचे 3 है, आइडेंटिकल है। तो आपको इसके डिटर्मिनेंट को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वेनिस होगा, क्या होगा, वेनिस। वेनिस का मतलब है दोस्तों जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इसका जीरो आएगा। आप इसको ध्यान रखिएगा, दो रो या दो कॉलम आपके पास में इक्वल हो यानी एक जैसे हो, आइडेंटिकल बोलते हैं इसलिए, इक्वल वर्ड तो अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे। तो आइडेंटिकल जब हो तो वो उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, आपकी वेनिस होती है। इसी तरह से अगर आपके पास में कोई कॉलम है ना, मान लो एक मेरे पास मैट्रिक्स है जिसमें यहाँ पे मैंने LMN डिटर्मिनेंट ले रखा है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे ABC, यहाँ पे मेरे पास LMN आ गया। तो अब क्या है कि ये इसमें दो कॉलम, अगर ये देखो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, जीरो आ जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, अगर दो रो या दो कॉलम एक जैसी हो यानी आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट वेनिस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये समझ आ गया होगा आपको। इसका प्रूफ देने की हमें ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप क्या कीजिए, जस्ट इसको समझ लीजिए, प्रॉपर्टीज को बस दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपके पास में फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो ये कहता, इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय एनी स्केलर, यानी आपके पास में कोई एक रो या एक कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं स्केलर से, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आल्सो गेट मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर। देखिए क्या कह रहा है, इसको समझने के लिए आप क्या कहता कि मान लीजिए आपके पास में एक डिटर्मिनेंट दे रखा है आपको, यहाँ पे इसको समझने के लिए आप ABC लिख दीजिए, ठीक है। नीचे कोई और वैल्यू ले लीजिए, जैसे मैं LMNOPQ ऐसे कोई एक डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है। ये तो आपके पास में कोई भी डिटर्मिनेंट है दोस्तों, ठीक है। ये कहता अगर जो डिटर्मिनेंट है इसकी कोई एक रो या एक कॉलम, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने पहला कॉलम उठा लिया, ठीक है। इसको आपने कोई एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर यानी आप कांस्टेंट समझ लेंगे दोस्तों इसको ज़्यादा बारीकी से समझने के लिए, ठीक है। कोई भी एक कांस्टेंट है, मान लो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। माइनस का हो प्लस का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अब आपके पास में मैंने अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़े, 2 ऑफ A 2 ऑफ B 2 ऑफ C, नीचे जैसे LMNOPQ ये मेरे पास डिटर्मिनेंट है, ओके। तो ये कहता दोस्तों कि जैसे ये डिटर्मिनेंट है, इसकी जो फर्स्ट रो है ना, एनी रो, इसने तो कहा था एनी रो, यानी ये भी हो सकती थी, सेकंड भी हो सकती थी और थर्ड भी। हमने फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो इसके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ना वो आपके पास में क्या आएगी दोस्तों, इसका जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा ना, मान लो इसका डिटर्मिनेंट आपके पास में थीटा निकल के आता है, तो इसकी वैल्यू थीटा तो आएगी आएगी, लेकिन वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी।
इसी की जगह अगर मान लो मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया होता, अगर मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया होता 3 से, तो यहाँ ये किससे मल्टीप्लाई हो जाता 3 से। अगर मान लो मैंने इसे कोई एक स्केलर k से मल्टीप्लाई किया होता, अब आपको समझ आने लग जाएगा, अगर इसको मैंने k से मल्टीप्लाई किया होता तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी किससे मल्टीप्लाई हो जाती दोस्तों, k के साथ मल्टीप्लाई हो जाती। ये प्रॉपर्टी कह रही है। अगर मान लो इसी तरह से दूसरा है, दूसरी जो ये है, इसको मान लो मैंने कोई एक और कांस्टेंट मान लो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर मैंने इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो क्या कर देगी दोस्तों, इसमें लैम्डा गुना में हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे पास एक और मान लो मैंने स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया थर्ड रो को जैसे मान लो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कोई 5 से, ठीक है, तो ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपकी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए इसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा और बेटर समझाता हूँ मैं आपको कि अगर मान लो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई एक रो या एक कॉलम में कोई कांस्टेंट सारों में कॉमन आ रहा है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ दोस्तों, जैसे डिटर्मिनेंट ट्रायंगल जो है ना दोस्तों, ये ट्रायंगल का जो साइन है इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं हम लोग। तो इसकी जो वैल्यू है मान लीजिए जैसे ये ले लिया मैंने 1 2 3 ओके 14 18 और 20, ठीक है, नीचे 7 3 1 कोई भी कुछ भी वैल्यू लिख दी मैंने। तो अब आप एक इसको अगर ध्यान से देखेंगे इस प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे करेंगे, ये जो कॉलम है ना दोस्तों, सॉरी रो, जो सेकंड रो है ये किससे मल्टीप्लाई हुई है, आपकी 2 से मल्टीप्लाई हुई है। नज़र नहीं आ रहा होगा शायद, आप देखिए इसको मैं बताता हूँ। 14 है वो क्या निकलेगा दोस्तों 2 × 7, ये क्या निकलेगा दोस्तों 2 × 9, ओके, ये क्या निकलेगा 2 × 10, ठीक है, 7 3 1। इस प्रॉपर्टी का जब हम यूज़ करेंगे तो हम यूज़ ऐसे करेंगे कि इस रो में देखिए सारी की सारी जो रो है वो किससे मल्टीप्लाई हुई है, आपकी 2 से मल्टीप्लाई हुई है। तो इसके डिटर्मिनेंट से इसको क्या ले सकते हैं, हम बाहर ले सकते हैं, यानी कि जो आपके पास वैल्यू बच जाएगी अंदर वो बचेगी 1 2 3 7 9 और ये आपका 10 था, तो 7 9 10 7 3 1। तो यही इसका मतलब होता है दोस्तों, अगर डिटर्मिनेंट के बाहर कोई स्केलर पड़ा है तो आप उसे कोई एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप अगर मल्टीप्लाई है तो बाहर ले सकते हैं, बाहर है तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, देखिए अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स होती ना, ठीक है, x y z l, ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, अगर मेरे को मैट्रिक्स में कोई कह दे कि 3 ऑफ a निकालो, 3 ऑफ क्या निकालो, a निकालो, तो इसका मतलब ये था कि इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, यानी 3 ऑफ x 3 ऑफ y 3 ऑफ z 3 ऑफ l, ठीक है, बात समझ में आई आपको। लेकिन जो डिटर्मिनेंट है उसमें क्या होगा, आपका डिटर्मिनेंट जो है उसमें अगर कोई मान लो 3 बाहर पड़ा हुआ है x y z l, ऐसे डिटर्मिनेंट है ये, इसमें अगर बाहर 3 पड़ा है, देखिए ये तो है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में तो एलिमेंट हर एक के साथ मल्टीप्लाई होता है, स्केलर सब के साथ, लेकिन यहाँ क्या होगा कि ये या तो एक रो के साथ मल्टीप्लाई होगा या एक कॉलम के साथ। मान लीजिए मैं पहली रो के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आएगा 3x 3y z और l, ओके, या आप इसको जरूरी नहीं है यही इसी से मल्टीप्लाई करो सर, आप हर बार फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप इसको कोई भी एक कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी ये भी इसके भी इक्वल आता दोस्तों आपका 3x 3z और ये कितना आता आपका y और l आता, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए सेकंड जो इसका वो ये वाला रोल है दोस्तों, इसमें इस कॉलम से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, इसको x y, ठीक है, कॉलम लो तो कॉलम ले लो, रो ले रहा हूं जैसे मैं अब यहाँ पे सेकंड, तो 3z 3l, ओके। यहाँ से अब आपको उम्मीद है दोस्तों ये समझ आ गया होगा, या आप इसको और ज़्यादा बेटर समझने के लिए ये मान लीजिए अगर कोई भी एक रो है जो हम यूज़ करेंगे हमारी समों में, वो इस तरह से यूज़ करेंगे कि अगर आपके पास डेल्टा में मान लो कोई ऐसे है k लैम्डा, ठीक है, k y, ओके 7 4, ऐसे कोई डिटर्मिनेंट है मान लो, इसके पहली रो में क्या कॉमन आ रहा है, सारों में क्या है दोस्तों k है, तो k को आप क्या ले सकते हैं बाहर
यानी आपके के बाहर आने के बाद यहाँ बचेगा लेमडा y74। तो ये क्या निकल के आ गया दोस्तों, आपका डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज हो गया है यहाँ पे। इसको क्लियरली समझ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसका जब हम यूज करते हैं तब आप लोगों को अचानक से सवाल उठता है कि सर आपने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसी प्रॉपर्टी कहाँ है। तो बुक को अच्छे से पढ़िए, और जो ये मैंने प्रॉपर्टी करवाई है, मैं आपको कहता हूँ कि नोट्स बना लीजिए दोस्तों इनकी प्रॉपर्टी के। एक सिर्फ आपका A4 साइज का पेज लगेगा, जस्ट उसमें इन 4 प्रॉपर्टीज को अच्छे से लिख लीजिए। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम में नहीं आएगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है दोस्तों, देखिए आपको वो ये कहती है कि इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinant। देखिए इंग्लिश में ये बिल्कुल समझ नहीं आया होगा आपको क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाहता है दोस्तों, जैसे इसको हम समझेंगे, ये कह रहा है कि अगर कोई भी एक रो है ना, वो 2 एलिमेंट के उसमें जो एलिमेंट्स बने हुए हैं 2 के सम में बनी हुई है वो, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग 2 मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लिखा है दोस्तों, जैसे A1 प्लस लेमडा 1, A2 प्लस लेमडा 2, A3 प्लस लेमडा 3, नीचे क्या है B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये कहना चाहता है कि अब जब ये जो पहली रो है ना, इसकी पहली रो को देखिए, ये जो पहली रो है ये आपकी सम में लिखी गई है, यानी 2 अलग अलग एलिमेंट के सम में लिख रखी है मैंने। तो आप इनको 2 एलिमेंट के सम में लिखी है तो आप इसको 2 में तोड़ सकते हैं। अगर मान लो ये 3 के सम में लिखी होती तो हम इनको 3 में तोड़ देते। कैसे, अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि यहाँ पे कौन सी रो है दोस्तों आपके पास सम में लिखी हुई, ये फर्स्ट रो लिखी हुई है ना। तो फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए एक बार, बाकी 2 रो में कोई चेंज नहीं है, तो इसको मैं 2 अलग अलग मैट्रिक्स में तोड़ूंगा तो इन 2 में तो कोई भी चेंज आएगा नहीं। पहले 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में तोड़ दीजिए आप यहाँ पे इनको, और 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ने के बाद में ये लिख दिया आपने। तो अब आप क्या करेंगे, पहले के एलिमेंट लिखेंगे किसके सम में, A1 प्लस लेमडा 1, यानी पहले के साथ आएगा A1, दूसरे के साथ आएगा लेमडा 1। दूसरे में A2 प्लस लेमडा 2 है, यानी पहले के साथ लिखोगे A2, फिर लिखोगे लेमडा 2, फिर A3, फिर प्लस लेमडा 3। क्लियर हुआ दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से ये कहता अगर मेरे पास कोई कॉलम में होता ना, ऐसा ही अगर मेरे साथ क्या होता, कॉलम में होता, तो कॉलम में भी ऐसे करते। जब कॉलम में है तो हम क्या करेंगे, जो ये बाकी जो 2 सम में नहीं है इनको एज इट इज लिख दीजिए आप पहले। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये पहले ही लिख दिए हैं, 2 अलग अलग में आप इनको क्या कर दीजिए, तोड़ के लिख दीजिए। लिख दिया। पहला एलिमेंट में क्या क्या है दोस्तों, A1 प्लस लेमडा 1, तो पहले के साथ आएगा A1, दूसरे के साथ आएगा लेमडा 1। फिर आपके पास B1 प्लस लेमडा 2 है, तो ये आ जाएगा B1 प्लस ये लेमडा 2 अलग कर दिया, C1 और लेमडा 3 कर दिया। अगर ये भी समझ नहीं आया तो एक एग्जाम्पल ले लीजिए, देसी भाषा का अपना एग्जाम्पल, सिंपल मतलब कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लो एक मेरे पास डिटर्मिनेंट है जिसमें ऐसे लिखा गया है 2 प्लस 3, ठीक है, और 7 प्लस 9 ऐसे लिखा गया। मैं एक छोटा सा डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। बाकी यहाँ पे 17, यहाँ मान लो 51 है, ओके। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, 2 अलग अलग में तोड़ सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए सम में कौन लिखा गया है, ऊपर वाला, ऊपर वाली रो को छोड़ दीजिए, नीचे वाली लिखिए 17 51 आपने लिख दी। तो ये किस किस के सम में लिखा गया दोस्तों, 2, तो पहले के साथ 2 लगा दिया। इसमें पहला एलिमेंट क्या है, 7 लगा दिया, प्लस का साइन लगाइए। सेकंड यहाँ पे आपका आ गया 17 और 51। ये है दोस्तों आपका 3 और 9, तो इसके साथ क्या आ जाएगा 3 एंड 9। ये आप क्या कर सकते हो कि एक्सप्रेस कर सकते हो 2 के सम में, 2 डिटर्मिनेंट के अलग अलग सम में आप तोड़ सकते हो इसे। अगर मान लो 3 क्रॉस 3 की होती तो भी हम इसी तरह से उसको क्या कर देते, सोल्व कर देते। दोस्तों उम्मीद है आज का जो ये टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करिए, हमें कमेंट करके भी बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू दोस्तों।